राजा गोपाल के साथ साथ पूरे गांव को शौक तब लगता है जब पता चलता है कि पूरे गांव पर ही तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया है। वक्फ के मैनेजर्स, जिन्हें मुतावली कहा जाता है, उन्होंने इन प्रॉपर्टीज को अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया। कई ने दुकानें खोल ली या रेंट पर दे दिया, बहुत ही कम दामों पर। कई बार देखा गया है कि वक्फ बोर्ड ने यूं ही किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी और बाद में प्रूफ नहीं कर पाते और फिर कोर्ट में इन्हें फटकार लगती। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, बट जब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है तो कौन ध्यान रखता है कि कैसे मेंबर सेलेक्ट हो रहे हैं और कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार और तमिलनाडु जैसी सैकड़ों घटनाएं घटती हैं और पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जितनी पावर वक्फ बोर्ड को दी गई है उतनी किसी भी अदर माइनॉरिटी ग्रुप की किसी संस्था को नहीं दी गई है। तो बाकी कम्युनिटीज में इसके खिलाफ एंटी सेंटिमेंट्स बनना तो तय है। देखिए, वक्फ एक्ट 1995 भारत की संसद में बनाया गया एक एक्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है, बट इसे डायरेक्ट मुस्लिम्स पर अटैक बताकर सिर्फ माहौल खराब किया जाएगा और वोट पॉलिटिक्स की जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर राजा गोपाल, जो कि तमिलनाडु के थिरुचेंदुरई गांव में रहते हैं, सितंबर 2022 में जब वो अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी कुछ जमीनें बेचने की कोशिश करते हैं तो उसे बेच ही नहीं पाते हैं। वहां के लोकल डीड ऑफिसर ने उन्हें बताया कि आपको ये जमीन बेचने के लिए तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, क्योंकि ये जमीन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। राजा गोपाल को शौक लगता है क्योंकि ये बात उन्हें पहली बार सुनने को मिल रही थी। राजा गोपाल के साथ साथ पूरे गांव को शौक तब लगता है जब पता चलता है कि पूरे गांव पर ही तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया है। वो गांव जहां पर लगभग 1500 साल पुराना चंद्रशेखर स्वामी का मंदिर भी है। बाद में पता चलता है कि सिर्फ थिरुचेंदुरई गांव पर ही नहीं बल्कि तिरुचि डिस्ट्रिक्ट के लगभग 6 गांवों पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम बताया है। दोस्तों, ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर फतुहा के गोविंदपुर गांव में भी देखने को मिला, जहां बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव के लोगों को नोटिस भेजा और अपना एक बोर्ड भी लगा दिया। भेजे गए नोटिस में यह कहा गया कि यह जमीन बिहार वक्फ बोर्ड की है और आप इसे 30 दिन के अंदर खाली कर दें। गांव के लोग शॉक्ड थे कि आखिर ये जमीन बिहार वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो उनके बाप दादा पूर्वज रहा करते थे। फाइनली जब मामला पटना हाई कोर्ट गया तब वक्फ बोर्ड एक भी सबूत नहीं दिखा पाया। आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या भला है, कैसे काम करता है और मोदी गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल क्यों करना चाहती है, सब कुछ समझते हैं शॉर्ट में बट डेप्थ में। वक्फ एक अरबी शब्द है जो वकाफा शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है रोकना या बांधना। इस्लामिक शरीयत में ये एक दान का तरीका है। इस्लाम में जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति सार्वजनिक या धार्मिक कार्यों के लिए छोड़ देता है या त्याग कर देता है, यानी कि अल्लाह के नाम पर छोड़ देता है, तो उसे कहा जाता है कि उसने वक्फ कर दिया। और वक्फ करने वाले व्यक्ति को वकीफा कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि वक्फ केवल एक मुस्लिम व्यक्ति कर सकता है, नॉन मुस्लिम व्यक्ति भी कर सकता है, पर उसे वक्फ करने का जो कारण होना चाहिए वो इस्लामिक होना चाहिए, यानी कि उसके वक्फ की गई संपत्तियों का यूज केवल इस्लामिक कार्यों में ही किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत, अगर किसी पर्सन ने एक बार अपनी संपत्ति वक्फ कर दी, चाहे वो रिटर्न में चाहे मुंह से बोलकर, तो वो संपत्ति फिर अल्लाह की मान ली जाएगी। आप उसे नहीं बेच सकते हैं, ना ही किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल सिर्फ सोशल सर्विसेज के लिए ही किया जाएगा। वैसे कुरान में इसका कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है, पर हदीसों में इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है पहला वक्फ पैगंबर मोहम्मद साहब के टाइम पर किया गया था 600 खजूर के पेड़ों का, ताकि मदीना के गरीब लोगों का पेट भरा जा सके। तो हमें ये तो पता चलता है कि ये प्रथा बहुत पुरानी है, लगभग 1400 साल, और इसकी नीयत भी बहुत नोबल है। एक्चुअली 1923 से पहले वक्फ का काम बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, बट 1923 में ब्रिटिश राज में मुसलमान वक्फ एक्ट बनाकर इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज किया गया। फिर आज़ादी के बाद 1954 में सेंट्रल वक्फ एक्ट बनाया गया और फाइनली 1995 में इस एक्ट को अमेंड करके नरसिम्हा राव की सरकार में वक्फ एक्ट 1995 बनाया गया, जो अभी तक चल रहा है। और इसी एक्ट को अमेंड करने की बात बीजेपी गवर्नमेंट करती है। और अमेंड क्यों करना चाहती है, ऐसा क्या है 1995 एक्ट में और इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भारत में अभी कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। लगभग हर स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड है। इसमें भी शिया और सुन्नी का अलग अलग वक्फ बोर्ड होता है। बेसिकली वक्फ बोर्ड्स का काम होता है वक्फ की गई संपत्तियों को मैनेज करना और उनसे रिवेन्यू जनरेट करके वक्फ का पर्पस पूरा करना, यानी कि चैरिटी करना। बट किसी भी पर्पस की थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत अंतर हो सकता है, और ऐसा ही देखने को मिला वक्फ बोर्ड के साथ भी। आज की डेट में भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, वो भी प्राइम लोकेशंस पर, यानी कि 3rd नंबर पर आता है ये प्रॉपर्टी होल्डिंग में।
देखिए अभी तक 9.4 लाख एकड़ की प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के पास, जिनमें से 8,72,000 से भी ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें यूज करके एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कि 2006 में आई थी, वो रिवील करती है कि वक्फ 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज ओन करती है, जिससे वो एनुअली लगभग 12,000 करोड़ रुपए जनरेट कर सकती है। रिपोर्ट रिलीजिंग के टाइम इनकी एनुअल इनकम सिर्फ 163 करोड़ रुपए थी। आप समझ रहे हैं 12,000 करोड़ और 163 करोड़, कितना बड़ा गैप है। इसमें तो बस ये मैनेजमेंट का ही खर्चा निकाल पाएंगे, ये चैरिटी क्या ही कर पाएंगे। यहीं पर इनका सबसे बड़ा फेलियर समझ आता है, इनका करप्शन समझ आता है। वक्फ के मैनेजर्स, जिन्हें मुतावली कहा जाता है, उन्होंने इन प्रॉपर्टीज को अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया। कहीं उन्हें दुकानें खोल ली या रेंट पर दे दिया, बहुत ही कम दामों पर। एक्चुअली कागज पर तो ये बहुत कम अमाउंट दिखाते हैं, पर रिश्वत लेते हैं और अपना भला करते हैं। कई प्राइम लोकेशंस को रिश्वत लेकर बहुत ही कम दाम पर लीज पर दे दिया। और देखिए ये सब बिना बोर्ड्स के मिलीभगत के तो हो नहीं सकता है। वक्फ बोर्ड मेंबरों ने, चेयरमैनों ने, राजनीतिक जो लोग वक्फ बोर्ड में घुसे, उन्होंने उसको बेच खाया है, उन्होंने उसको लीज पर दे दिया है मोटे पैसे लेकर के। जिनके लिए आ रहा है उनको तो ना के बराबर मिलता है। बेवा को, विधवा को वजीफा मिल रहा है 500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, और वक्फ बोर्ड का जो नौकर बैठा हुआ चपड़ासी, उसको मिल रहे 70,000 रुपये महीना। देखिए इससे इतनी बात तो समझ आती है कि करप्शन हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। काम था चैरिटी का, पर वो लोगों को फायदा मिल पा नहीं रहा है। करप्शन, बेईमानी, चोरी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी जो इन्होंने बेच न दी हो। वही चांदनी चौक में आप जाके दुकान लीजिए तो अभी मिलेगा 2 लाख 3 लाख रुपए का किराया, और वक्फ बोर्ड की दुकान का किराया 50 रुपए की पर्ची, 200 रुपए की पर्ची, 1,000 रुपए की पर्ची, 1,200 रुपए की पर्ची। वो पर्ची कटा लेंगे और चेयरमैन को दियाएंगे 20 लाख रुपए की, यार ये 20 लाख रुपए पकड़ो, इस दुकान की पर्ची हमको दे दो। 70 साल बोर्ड को बने हुए हो गए, मुसलमानों को कोई तालीमी इदारा, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुछ नहीं दिया है। चलिए थोड़ा समझते हैं कि आखिर इतनी प्रॉपर्टीज वक्फ के पास आई कैसे होंगी। पहला तो लोगों ने वक्फ किया होगा, ऑब्वियस है वक्फ बोर्ड है तो लोग वक्फ तो करेंगे ही, बट कितना। ये सेल्फ क्लेम करते हैं कि मुसलमानों की हालत देश में बहुत खराब है, उनके पास पढ़ने लिखने और खाने तक के पैसे नहीं है। अकॉर्डिंग टू 15 सेंसस ऑफ इंडिया, 31% मुस्लिम लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सिर्फ चैरिटी से तो इतनी प्रॉपर्टीज नहीं मिल सकती। दूसरा रीजन है अनलिमिटेड पावर ऑफ वक्फ बोर्ड, जो कि 1995 एक्ट के थ्रू इन्हें दी गई। इस एक्ट में स्पेशली 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें विवाद बना रहता है, सेक्शन 40 और सेक्शन 85। सेक्शन 40 जो कहता है कि अगर किसी स्टेट की वक्फ बोर्ड को ये बिलीव हो कि कोई प्रॉपर्टी उनकी है, तो खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि एक तरह से इनिशिएटिव ले सकता है, एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। चलिए यहाँ तक से काम चल जाता, किसी की भी प्रॉपर्टी पे कोई भी क्लेम कर सकता है। बट प्रॉब्लम वहां होती है जहां सेक्शन 40 कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रॉपर्टी के करंट ओनर की होगी, यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करे तो प्रॉपर्टी के करंट ओनर को ये साबित करना होगा कि नहीं जी ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब सेक्शन 85 ये कहता है कि आपको ये साबित किसी सिविल या रिवेन्यू कोर्ट में नहीं करना है, बल्कि वक्फ के ही ट्राइब्यूनल कोर्ट में करना है। आपको बता दूं, ट्राइब्यूनल में एक मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस होता है, एक ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट सिविल सर्विसेज होता है, और एक व्यक्ति वो होता है जिसे इस्लामिक लॉ की जानकारी हो। देखिए सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ाई जाती है कि ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल फैसला होता है, आप उसे कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। आप ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बट ये तो क्लियर है कि कुछ ज्यादा ही पावर दी गई है एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, और इस पावर का गलत इस्तेमाल भी होता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको तमिलनाडु और बिहार का केस बताया, और इसी वजह से मौका मिल जाता है नेताओं को पॉलिटिक्स करने का। कई बार देखा गया है कि वक्फ बोर्ड ने यूं ही किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी और बाद में प्रूफ नहीं कर पाते, और फिर कोर्ट में इन्हें फटकार लगती है। The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को। सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन होना एक अच्छी बात है, बट पहले तो लोग ट्राइब्यूनल का ही चक्कर काटेंगे, जबकि ट्राइब्यूनल में 18,000 से ज्यादा केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं, और जब तक ट्राइब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता आप किसी प्रॉपर्टी को बेच या खरीद नहीं सकते। तो लोग तो परेशान होंगे ही। तमिलनाडु के जिस गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया था, भले ही गांव के लोगों को टेम्परेरी परमिशन मिल चुकी है कि वो अपनी जमीन बेच सकते हैं, बट लोग डरे हुए हैं। या तो कोई उनकी जमीन खरीद नहीं रहा, और अगर खरीद भी रहा है तो जमीन की वैल्यू नहीं मिल रही है।
देखिए, कहा जाता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा पावर हो उसे उतनी ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ एंटी सेंटिमेंट्स इजीली बन जाते हैं। जितनी पावर वक्फ बोर्ड को दी गई है उतनी किसी भी अदर माइनॉरिटी ग्रुप की किसी संस्था को नहीं दी गई है, तो बाकी कम्युनिटीज में इसके खिलाफ एंटी सेंटिमेंट्स बनना तो तय है। वैसे कुछ मिसकंसेप्शंस भी बने हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ, इन्हें भी क्लियर करना जरूरी है। जैसे कि कहा जाता है वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट से भी ऊपर है, इसके अपने ही कानून हैं, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। ट्राइब्यूनल कोर्ट के लिए भी 3 में से 2 सदस्य स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। स्टेट वक्फ बोर्ड में भी लगभग सारे मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को स्टेट गवर्नमेंट हटा भी सकती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो कि सारे स्टेट वक्फ बोर्ड को मैनेज करती है, उसके भी सारे मेंबर्स गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, बट जब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है तो कौन ध्यान रखता है कि कैसे मेंबर सेलेक्ट हो रहे हैं और कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार और तमिलनाडु जैसी सैकड़ों घटनाएं घटती हैं और पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। 8 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल ये जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर की गई है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ एक्ट 1995 में कई बड़े चेंजेस आ जाएंगे और साथ ही साथ वक्फ एक्ट का नाम भी बदल जाएगा और यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट इन शॉर्ट फॉर्म उम्मीद हो जाएगा। वैसे नाम बदलने में बीजेपी तो एक्सपर्ट है। बीजेपी ये क्लेम करती है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगी। पहला तो अकॉर्डिंग टू न्यू बिल सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस करता हो और सिर्फ अपनी ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी ही वो वक्फ कर सकता है। सेकंड, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज इस्लामिक रिलीजियस पर्पस के लिए हो रहा हो लॉन्ग टाइम से, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ की मान ली जाती थी, बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। थर्ड, सेक्शन 40 जो ये कहता है कि अगर वक्फ को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो खुद से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो उस पर क्लेम कर सकती है, ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सेक्शन 40 को रिमूव कर दिया जाएगा। फोर्थ, पहले फीमेल मेंबर्स अलाउड नहीं थी वक्फ बोर्ड में, बट अब कम से कम 2 फीमेल मेंबर कंपल्सरी कर दी गई है। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया गया है, जो कि काफी साल पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी कही गई थी। फिफ्थ, बोर्ड मेंबर्स में नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स की भी एंट्री हो जाएगी एंड सर्वे कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी जाएगी। पहले ये काम स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड एक सर्वे ऑफिसर किया करता था, बट अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिल जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट को नया बिल लाए और ऑपोजिशन अपोज ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता, और अपोज करना भी चाहिए, यही उनका काम है। बट पॉइंट ये होना चाहिए कि बिल में क्या पॉइंट सही है क्या गलत है। बट यहाँ शुरू हो जाती है मुस्लिम पॉलिटिक्स। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। देखिए, वक्फ एक्ट 1995 भारत की संसद में बनाया गया एक एक्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है, बट इसे डायरेक्ट मुस्लिम्स पर अटैक बताकर सिर्फ माहौल खराब किया जाएगा और वोट पॉलिटिक्स की जाएगी। बहुत से एमपीज ने इसे मस्जिद, दरगाह और मुसलमानों से जोड़ा, बट एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये एक संस्था है और इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी जरूरी भी है। बट इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि इस बिल पर डिबेट हो। ये भी देखना जरूरी है कि कहीं कोई अमेंडमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय बढ़ा तो नहीं रहा। हर पॉइंट पर डिस्कशन करके इस बिल को प्रॉब्लम सॉल्वर बिल प्रूव करना होगा और इस बिल के फायदों को सही तरीके से लोगों तक कन्वे भी करना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि फार्मर बिल और सीएए के टाइम पर क्या हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बिल पर होने वाली पॉलिटिक्स और इस बिल से रिलेटेड प्रॉस एंड कॉन्स पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।